Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लाई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज हम तीसरे व्याख्यान की बात करेंगे जो है परिवर्तन मॉडल्स पर। हमने पिछले सत्र में बात करी थी कि परिवर्तन होता क्या है, संगठनात्मक परिवर्तन की क्या परिभाषा है, उसकी क्या अवधारणा है, कौन कौन से प्रकार के संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी ऐसे कारक होते हैं आंतरिक और बाह्य जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि संगठनात्मक परिवर्तन हो या ना हो। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न मॉडलों की जो कि परिवर्तन के मॉडल हैं। जैसे कि पहला हम बात करने वाले हैं लेविन की 3 स्टेज थ्योरी की, तो इस सत्र के बाद आप उसमें भी सक्षम हो पाएंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि लेविन का मॉडल की क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हम इसमें एक और मॉडल की बात करेंगे जो है लिपिड का मॉडल। फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों का, लेविन और लिपिड का मॉडल कैसे विभिन्न हैं और कैसे सेम हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेंज मॉडल्स की। लेविन की 3 स्टेज थ्योरी पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है जो होता है फोर्स फील्ड एनालिसिस, यानी कि शक्ति क्षेत्र विश्लेषण। अब ये होता क्या है? जब हम कह रहे हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस तो हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जब भी कोई संगठन परिवर्तन की ओर बढ़ता है तो वहाँ पर 2 तरीके के बल काम कर रहे होते हैं। पहला होता है ड्राइविंग फोर्सेस, यानी कि संचालित फोर्सेस, संचालित बल, और कुछ फोर्सेस होती हैं जिनको हम रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस कहते हैं, यानी कि विरोधक फोर्सेस। अब जब हम परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें और करीब लेके जाती हैं परिवर्तन के, और कौन से ऐसे बल हैं जो हमें परिवर्तन से दूर करते हैं। तो लेविन ने बोला कि जब भी हमें अपने संगठन में परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए तो कोई भी प्रोसेस लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से परिवर्तन करने के लिए बल सर्वोत्तम है, कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाधा डाल रही हैं। इन दोनों का ही विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम पहले बात करें प्रेरक शक्तियों की, यानी कि ड्राइविंग फोर्सेस की। प्रेरक शक्तियाँ वह शक्तियाँ होती हैं जो कि हमें बढ़ावा देती हैं कि हम अपने संगठन में परिवर्तन लेकर आए। प्रेरक शक्तियाँ वे सकारात्मक शक्तियाँ हैं जो परिवर्तन की पहल को प्रभावित या समर्थन करती हैं। तो अब इससे आप समझ पा रहे होंगे ये बेहद ज़रूरी होती हैं हमारे परिवर्तन के लिए। अगर आप किसी भी संगठन में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको, या आप कहें आपके पास बहुत सारी प्रेरक शक्तियाँ होंगी तो आप परिवर्तन बहुत अच्छे से ला पाएंगे। हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार की प्रेरक शक्तियाँ काम करती हैं जब हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नया नेतृत्व, यानी कि न्यू लीडरशिप। अगर किसी संगठन में बदलाव आया होता है नेतृत्व में, या नेता बदला जाता है और उस नेता की सोच अलग है पहले वाले नेता से, तो क्या हुआ? नया नेतृत्व आया, न्यू लीडरशिप स्टाइल आया। जब नया लीडरशिप स्टाइल आया तो ये हमें लेके जाता है टुवर्ड्स द
चेंज यानी कि परिवर्तन की ओर लेके जाता है और यह एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जब हम प्रेरक शक्तियों की बात करते हैं तो क्यों कोई संगठन बदलाव लाना चाहता है या क्या चीज़ उसे मोटिवेट करती है, तो वह दूसरी चीज़ होती है बाजार में नए अवसर यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट। जब आप ये देखते हैं कि आपके मार्केट में, आपके बाजार में, आपके आसपास जो आपके ग्राहक हैं उनको आप नई चीज़ें, नए उत्पाद, नई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति होती है जो कि आपको प्रेरित करती है कि हाँ, अब यह समय है बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का, और आप परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देखते हैं आए दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, तकनीक में परिवर्तन आ रहा है। जब आप ये जानते हैं कि नई से नई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आपके संगठन को विकास की ओर लेके जाती है, तो यह भी एक प्रेरक शक्ति होती है। जितना ज़्यादा आप नई तकनीक को अपने संगठन में लेकर आएंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बनती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं और आप परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। पहले क्या होता था, जब हम इंडस्ट्रियल एरा की बात करें तो उसमें बहुत ही कम लोग होते थे जो बिजनेस में, जो व्यवसाय में होते थे, तो उनकी एक मोनोपोली होती थी, कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई उनको टक्कर देने वाला ही नहीं था। लेकिन आज की मार्केट में आप देखिए, हर छोटे से बड़े बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं। अब कुछ लोग इसको कॉम्पिटिटर या कंपटीशन को नेगेटिव में भी ले जाते हैं, नकारात्मक के रूप में ले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव रूप में लें, सकारात्मक रूप में लें, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपके कंपटीशन में, आपकी प्रतिस्पर्धा में कोई है साथ में, तो आप अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को उससे आगे लेकर जाना चाहेंगे। जब आप आगे लेकर जाने की सोच रखते हैं तो आप नई तकनीक, नई प्रणालियां, नए नेतृत्व की बात करेंगे और यह एक महत्वपूर्ण ड्राइविंग फोर्स बनता है, यानी कि प्रेरक शक्ति बनता है परिवर्तन लाने के लिए। साथ ही साथ बढ़ती मांग, हाँ, इंक्रीज डिमांड भी एक चीज़ है जिसके लिए हम कहते हैं कि हाँ, ये एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती है। आज के ग्राहक को नई से नई चीज़ें चाहिए, नए से नए उत्पाद चाहिए, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। तो जब उनको वो सारी चीज़ें चाहिए तो वो एक मोटिवेशनल फोर्स बनता है किसी भी व्यवसाय के लिए कि वह चेंज लेकर आए। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रेरक शक्ति की बात करें तो वह होता है प्रबंधन का दबाव, यानी कि प्रेशर बाय मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन चाहता है कि परिवर्तन आए। जब आपके मैनेजमेंट की, प्रबंधन की सोच ये होगी तो ये एक ड्राइविंग फोर्स आपको मोटिवेट करता है, ये एक प्रेरक शक्ति के रूप में, एक सकारात्मक शक्ति के रूप में आता है और आपको परिवर्तन की ओर लेके जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रेरक शक्ति की बात करें तो इंसेंटिव्स यानी कि प्रोत्साहन राशि। देखिए, जब हम इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं तो मैं अभी तक जब मैंने प्रेरक शक्तियों की बात करी है तो मैंने यही कहा है कि अगर आप परिवर्तन ला रहे हैं, सोच समझकर परिवर्तन ला रहे हैं जो कि ज़रूरी है आपकी कंपनी के लिए, तो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा आपकी कंपनी का। जब डेवलपमेंट होगा तो वो इंसेंटिव्स के रूप में, प्रॉफिट्स के रूप में आप एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा। तो इसलिए यह भी एक प्रेरक शक्ति है। इसके बाद हम बात करेंगे रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस यानी कि निरोधक शक्तियों की। जब हम निरोधक शक्तियों की बात करते हैं तो यह वे नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो हमें परिवर्तन की ओर नहीं जाने देती, या ये कहिए कि परिवर्तन की पहल के विरुद्ध होती हैं। ये नहीं चाहती कि संगठन में परिवर्तन आए। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी कि कौन कौन सी शक्तियां
ऐसी होती हैं जो कि निरोधक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। तो पहले इसमें मैं कहूँगी अनिश्चित भविष्य का डर। हम क्यों परिवर्तन नहीं लाते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो परिवर्तन हम लाना चाह रहे हैं वह काम भी करेगा या नहीं, वह अच्छा भी है या नहीं। तो इसीलिए हमें ये डर होता है, क्योंकि ये अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है। आपने प्रिडिक्ट किया है कि आपके ग्राहक को ये चाहिए, लेकिन अगर आपका वो प्रिडिक्शन सही नहीं है, अगर आपने प्रिडिक्शन में कोई भी गलती करी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्शन अगर सही नहीं गया तो आपका परिवर्तन फेल हो जाएगा। जो आप चेंज लेकर आए हैं अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, वह नहीं चलेगा, वह विफल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से, जो कि कार्य करता है निरोधक शक्तियों के रूप में। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पहला एक्सपीरियंस, कि हमने पहले कभी पहल करी थी परिवर्तन लाने की और वो अच्छा नहीं गया। हाँ, उसके बाद हमने और मेहनत करी है और अच्छे से सोचा है, लेकिन फिर भी हमारे जो पुरानी शिकस्त होती है, पुरानी हार होती है, उससे कभी कभी हम घबरा जाते हैं। तो परिवर्तन पहल की पिछली विफलता जो होती है वह भी निरोधक शक्तियों के रूप में कार्य करती है। हम सोचते हैं कि कहीं फिर से ऐसा हो गया, तो यह भी एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों की ना पुरानी आदतें वह छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो आपकी कंपनी ने आप एम्प्लॉयज़ को ये बोला कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट यूज़ करिए आपस में डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब आपको इसकी आदत नहीं थी, आपको नई टेक्नोलॉजी पे काम करने की आदत नहीं थी, आप अपना जैसे पुराने तरीके से डेटा शेयर करते थे, आपको वही सही लगता है। आप ये नहीं सोच रहे कि उसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। आप ये बस सोच रहे हैं कि मैं जैसा कार्य करता था वैसा ही करूँगा, वैसे में ही मैं अच्छा हूँ। तो आप अपनी बस पुरानी आदत नहीं छोड़ना चाहते, आपको वही पसंद है। तो ये एक बहुत बड़ी निरोधक शक्ति होती है जो आपको बार बार आपको पीछे खींचती है कोई भी नया परिवर्तन लाने से। कभी कभी परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस आपके एम्प्लॉयज़, आपके कर्मचारी अपनी पुरानी आदतों को बदलना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वह चेंज, परिवर्तन विफल हो जाता है या कभी हो ही नहीं पाता है चेंज। इसके अलावा हम सभी लोग को एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते, और जब भी आप कोई परिवर्तन लाएंगे, यकीन मानिए आपके कंफर्ट जोन में थोड़ा तो इधर उधर होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक वही चीज़ है कि हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वह भी एक निरोधक शक्ति बन जाती है, एक नकारात्मक शक्ति होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, यानी कि सख्त नौकरशाही संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स। ब्यूरोक्रेसी से आप समझते होंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, वह बहुत ही रिजिड है। आप उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाते हैं, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहता है, सालों दर साल वही चीज़ें होती रहती हैं, उसमें आप कोई बदलाव नहीं लाते। तो अगर आपकी संस्था, आपका संगठन एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नौकरशाही संरचना में बिलीव करता है, तो यह सबसे बड़ी निरोधक शक्ति होगी। आप कभी भी चेंज की बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ कभी कभी आपके संगठन का कल्चर यानी कि संस्कृति ही आपके लिए एक निरोधक शक्ति बन जाती है। ये देखिए, अगर मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर कुछ जगहों पे निरोधक शक्ति भी बन जाती है और कुछ जगहों पर वो ड्राइविंग फोर्स भी होती है। कैसे, ये मैं समझाती हूँ। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति, कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति जो है वह नवाचार में विश्वास रखती है, वह इनोवेशन में बिलीव करती है, तो
यह एक ड्राइविंग फोर्स रहेगी, सकारात्मक फोर्स रहेगी। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर आपका संगठन का कल्चर की संस्कृति ऐसी है जिसमें आप स्थिरता चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यह एक निरोधक शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने ये समझा कि किस तरीके से निरोधक शक्तियां होती हैं और किस तरीके से आपकी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी शक्तियां आपके साथ जा रही हैं और कौन सी आपके अगेंस्ट हैं। जैसे कि एक मैं उदाहरण बोलूं, आप अपनी जीवन शैली में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप पहले बहुत ही ज़्यादा आलसी थे, आप कोई योगा, कोई मेडिटेशन, कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। तो आपने के दिमाग में ये आया कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। आपको ये दिमाग में आया कि देखिए, मेरे को और अच्छा दिखना है और फिट रहना है, अपना मेंटल बैलेंस बना के चलना है। तो ये सब तो हो जाती हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना है, ये आपका टारगेट है। मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए ये शक्तियाँ ड्राइविंग फोर्सेस होंगी कि आप फिट रहना चाहते हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं। ये सब तो ड्राइविंग फोर्सेस होंगी जो आपको रोज़ प्रेरित करेंगी कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाइए। लेकिन इसके विपरीत अगर मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो आपको अपनी जीवन शैली से जो जैसी चल रही थी उसमें से 1 घंटा अलग से निकालना है, जो कि बेहद मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो यह एक नकारात्मक शक्ति बन जाती है। आप फास्ट फूड खाते हैं, यह एक नकारात्मक शक्ति बन जाती है। आप आलस करते हैं तो यह एक नकारात्मक शक्ति बन जाती है कि चलिए आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, चलिए आज 5 मिनट की वॉक करते हैं, कल करेंगे आधे घंटे की। तो देखिए, आपका जो एक टारगेट है उसके लिए दोनों तरीके की फोर्सेस रहेंगी। अब यह आपको समझना है कि कैसे आपको निरोधक शक्तियों को हटाकर अपने आप को मोटिवेट करते हुए प्रेरक शक्तियों के साथ परिवर्तन लेकर आना है। तो लेविन ने कहा कि सबसे पहले जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो आपको पहले यह जानना है कि कौन कौन सी शक्तियां प्रेरक शक्तियों के रूप में कार्य करेंगी और कौन सी ऐसी शक्तियां विरोधक रूप में कार्य करेंगी। फिर उसके बाद आप उसका विश्लेषण कर उनको एनालाइज करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस की स्टेजेस की। प्रथम चरण में हम बात करते हैं कि अपने इच्छित परिवर्तन को परिभाषित करें। बहुत सारी जगहों पे यही गलती होती है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको परिवर्तन लाना क्या है। तो उसको बहुत ही स्पेसिफिक शब्दों में समझाएं, खुद समझें या अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को समझाएं कि ये क्या बदलाव है, क्या परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। बहुत सारे परिवर्तन इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ही वेग बात करते हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करते। स्टेज 2 कहता है कि आप अपनी प्रेरक शक्तियों का विश्लेषण करिए। स्टेज 3 की बात होती है तो हम बात करते हैं कि अब आप अपनी निरोधक शक्तियां जो इस चेंज को नकारात्मकता प्रदान करती हैं उनका विश्लेषण करें और फिर अब बैलेंस करें स्टेज 4 में दोनों ही फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं? अगर ड्राइविंग फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि निरोधक शक्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो आपके परिवर्तन के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा होने वाली है। तो स्टेज 5 में उसी के रहते हुए आप अपनी एक कार्य योजना बनाएं कि किस तरीके से आप अपने बदलाव को लेकर आएंगे। मैं समझती हूँ कि आपको फोर्स फील्ड एनालिसिस समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कर्ट लेविन के परिवर्तन प्रक्रिया की, जिसको 3 स्टेज थ्योरी भी बोला जाता है या लेविन्स 3 स्टेज मॉडल भी कहा जाता है। लेविन एक सामाजिक वैज्ञानिक और भौतिक वैज्ञानिक थे और 1950 के दशक में उन्होंने संगठनात्मक परिवर्तन की शुरुआत करी थी। यहाँ पर जब हम संगठनात्मक परिवर्तन की शुरुआत से
मतलब यह है कि उन्होंने अपने मॉडल के बारे में बात करनी चालू करी थी, जिसको उन्होंने 3 स्टेज थ्योरी भी कहा है। लेविन के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति या संगठन को परिवर्तन लाना होता है तो यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। यह सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम पास्ट में बात कर चुके हैं कुछ मिनट पहले ही कि जब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब और उसी कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारी गलतफहमियां भी होती हैं कर्मचारी प्रबंधन के बीच में। तो चेंज मॉडल उनका यह बताता है कि हमें किस तरीके से सफलता से अपने परिवर्तन को लेकर आना है। जब हम 3 स्टेज थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो लेविन ने यह कहा कि हमें यह समझने की बेहद आवश्यकता है कि परिवर्तन है क्या, हम किस बारे में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, कौन सा परिवर्तन ला रहे हैं, होना क्यों है परिवर्तन, सबसे बड़ी चीज़ कि क्या ज़रूरत है परिवर्तन की, और फिर हम ये देखें कि किस तरीके से उस परिवर्तन को लाया जा सकता है। तो 2 एजम्पशंस पर वो बात करते हैं। पहला एजम्पशन कि परिवर्तन है क्या, और दूसरा कि अब परिवर्तन जब हमें समझ आ गया कि हम कैसा परिवर्तन या क्या चीज़ और क्यों ज़रूरी है यह परिवर्तन, तो हम उसे लेकर कैसे आएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इसको बड़े ही तरीके से रिलेट किया है लोगों की कार्यशैली से, कि जब लोगों में परिवर्तन का सामना जैसे लोग करते हैं वैसे ही हम संगठन में भी बात करेंगे। इसके लिए जब हम कर्ट लेविन के परिवर्तन प्रक्रिया की बात करें तो यह मॉडल परिवर्तन प्रक्रिया को समझकर सुचारू परिवर्तन के लिए एक योजना बनाकर और किसी भी संभावित प्रतिरोध पर पहले से काबू पाकर परिवर्तन का प्रबंधन करने का एक प्रयास है। जब हम इसमें स्टेजेस की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस, तभी हम इसको बार बार 3 स्टेज थ्योरी बोल रहे हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग। जब लेविन ने इस मॉडल का आविष्कार किया तब उन्होंने इस मॉडल को एक बर्फ के टुकड़े के साथ जोड़ा कि अगर हमें एक बर्फ के टुकड़े का आकार बदलना है तो क्या आप उसका आकार उस बर्फ के टुकड़े को तोड़कर बदल पाएंगे? नहीं। अगर आपको किसी बर्फ के टुकड़े का आकार बदलना है तो पहले आपको उसे पिघलाना पड़ेगा, फिर आपको नए आकार के ढांचे में उस पानी को डालना पड़ेगा और फिर उसे फिर से फ्रीज करेंगे, तब जाकर आपके पास बर्फ के टुकड़े का आकार बदला जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने रिलेट करते हुए कहा कि किसी भी संगठन में परिवर्तन 3 स्टेजेस में आते हैं। पहली स्टेज होती है अनफ्रीजिंग, दूसरी होती है चेंजिंग और तीसरी होती है रीफ्रीजिंग। अब हम ये देखते हैं कि यह तीनों स्टेजेस किस तरीके से कार्य करती हैं। तो पहली स्टेज जो कि अनफ्रीजिंग स्टेज उन्होंने बोला, इस स्टेज में आपको सबसे पहले यह समझना है कि परिवर्तन की आवश्यकता है क्यों आपका संगठन परिवर्तन की बात कर रहा है, क्या ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी आपको कहा था, बहुत सारे संगठन सिर्फ करने के लिए बदलाव ले आते हैं कि और उनके कॉम्पिटिटर्स बदलाव ला रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। नहीं, लेविन ने कहा कि आपको यह समझने की बेहद ज़रूरी आवश्यकता है कि आप बदलाव लाना क्यों चाहते हैं, क्या ज़रूरत है आपकी कंपनी को, आपके व्यवसाय को। हाँ, अब अगर आपको ये समझ आ गया कि हाँ, ये बदलाव आपके स्टेबिलिटी, आपके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको लाएंगे। अब जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि बदलाव क्यों लाना चाहते हैं, क्या आवश्यकता है, उसके बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उस बदलाव के लिए अपने कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करना, उनको कम्युनिकेट करना और जागरूकता पैदा करना। देखिए, दोनों में अलग अलग बातें हैं।
बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि देखिए हमने तो बता दिया ये चेंज लाना है, वो इसे कम्युनिकेट मानती हैं, संचार कहती हैं कि हमने तो कह दिया, लेकिन नहीं, आप तो समझ गए कि यह, अगर मैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूं, शीर्ष प्रबंधन की बात करूं, तो आप तो समझ गए कि यह बदलाव क्यों ज़रूरी है, लेकिन आपने अपने कर्मचारियों को यह नहीं समझाया। और जब तक आप अपने कर्मचारियों को यह नहीं समझा पाएंगे, उनमें जागरूकता पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक यकीन मानिए आप परिवर्तन नहीं ला सकते अच्छे ढंग से। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने तो जो लीडर्स हमारे शीर्ष प्रबंधन पर बैठे हैं, उन्होंने समझ लिया कि चेंज क्यों ज़रूरी है, परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अब आप अपने कर्मचारियों को भी यही बात समझाइए, उनमें जागरूकता पैदा करिए, उन्हें बताइए कि क्यों ज़रूरी है। और यह समझना भी बहुत ज़रूरी है आपको कि संगठन को यह स्वीकार करने के लिए तैयार करना कि परिवर्तन आवश्यक है, यह भी जिम्मेदारी बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही साथ यह समझिए, अनफ्रीजिंग स्टेज में हम जिस पर फोकस करते हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वह सही क्यों नहीं है। पहले आप ये भी समझिए कि काम करने का जो मौजूदा तरीका है वह क्यों सही नहीं है, उसमें क्या क्या खामियां हैं। जब आप यह समझ जाएंगे तब आप खुद आगे बढ़ेंगे परिवर्तन के लिए। लेकिन जब तक आपके अंदर ये समझ विकसित नहीं की जाएगी कि जो अभी वर्तमान में आपका कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है या वो क्यों सही नहीं है, तब तक आप चेंज को अपनाएंगे नहीं। तो अनफ्रीजिंग स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ समझना, जागरूकता पैदा करना, इन्हीं पर बात ना करते हुए हम यह भी देखते हैं कि आपको उन विचारों, दृष्टिकोण, मूल्य, व्यवहार पर सवाल उठाने चाहिए जो कहीं ना कहीं संगठन के विकास को अटका रहे हैं। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अनफ्रीजिंग स्टेज की बात करूं तो अनफ्रीजिंग स्टेज, जो बदलाव की ये स्टेज है, ये बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, बेहद ही तनावपूर्ण भी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें आपको लोगों को समझाना, उनको तैयार करना, उनकी जो कंफर्ट जोन है उनसे बाहर निकालना, ये बेहद तनावपूर्ण होता है। किसी भी चेंज लीडर के लिए, किसी भी चेंज एजेंट के लिए बहुत ही तनावपूर्ण रहता है। अनफ्रीजिंग स्टेज में एक और चीज़ को आप देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं। देखिए, कर्मचारी जब हैं तो हम बात करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके परिवर्तन में आपका साथ देना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहते, उनको आपके परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि परिवर्तन आए। ये तो दो कैटेगरीज हुई। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है और वो होती है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें बदलाव लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वह आपके साथ हैं या आपके अगेंस्ट हैं। तो देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, अच्छे से विश्लेषण कर लीजिए कि कर्मचारियों में कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो आपके हितधारक हैं, कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपसे अगेंस्ट हैं, आपके विपरीत खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल देख लीजिए। और कौन से ऐसे हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किस ओर जाना है। तो मैं कहूँगी अपने हितधारकों को अपने साथ मिलाइए, क्योंकि वो आपको मदद करेंगे परिवर्तन को और बढ़ावा देने में। और साथ ही साथ जो लोग आपसे विपरीत हैं, अभी उन पर बात मत करिए, पहले आप अपना फोकस करिए जिन लोगों का अभी कोई माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है, उनको अपनी ओर बढ़ाने का। और फिर आप जो आपके विपरीत हैं उन्हें तो आपको समझाना ही है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है उनको आपको कन्विंस करने में। तभी मैंने कहा कि चुनौतीपूर्ण होता है, तनावपूर्ण होता है। लेकिन ये तीन कैटेगरीज का विश्लेषण ज़रूर करिए और जल्दी से जल्दी करिए। अनफ्रीजिंग स्टेज में ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके संगठन में आपके साथ नहीं हैं
या आपके परिवर्तन के साथ नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई ज़रूर करिए। साथ ही साथ जब हम इसकी बात करते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने की, तो उन्हें समझाइए, उन्हें एजुकेट करिए और उन्हें ही अपना आगे लीडर बनाइए कि आगे जाकर तुम लोगों को समझाओ। तो इसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी परिवर्तन लाने में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अनफ्रीजिंग स्टेज की, तो आपका जो परिवर्तन है वो आपके मिशन और विजन स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। अगर आप उससे अलग जा रहे हैं तो फिर परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा देखिए, जब भी कोई परिवर्तन आएगा तो आपके कर्मचारियों के बीच में अलग अलग उनके मन में विचार बढ़ेंगे कि यह परिवर्तन विफल ना हो जाए, यह कैसा रहेगा। तो उनकी जो चिंताएं हैं उनको आप टारगेट करिए, उनको आप हेल्प करिए, मदद करिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक्स में ये हुआ था कि अब हमें ऑटोमेशन सिस्टम पे जाना है, यानी कि हमें कंप्यूटर्स लेकर आने हैं अपने प्रोसेसेस में। पहले तो काम सब लेखा जोखा वो हाथ से ही करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन होता था, रजिस्टर मेंटेन होता था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपना के, तो हमें भी करना चाहिए। तो उन्होंने किया, लेकिन क्या वह आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उन संस्थाओं में जो इंसान 20-20, 25-25 सालों से कार्य कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि कंप्यूटर कैसे चलता है, उन्हें नहीं आती थी वो तकनीक। तो उनके मन में सबसे बड़ा डर यह था कि क्या उनको निकाल दिया जाएगा कंपनी से अगर वह उस तरीके से कार्य नहीं कर पाए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है कि भाई हम जो नई तकनीक ला रहे हैं उसके लिए हम ही आपको ट्रेनिंग भी देंगे, हम ही आपको तैयार भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कर्मचारी नकारात्मक ना होते हुए सकारात्मक हो जाएंगे उस परिवर्तन के लिए, क्योंकि अब उन्हें कोई भय नहीं है कि उनको कंपनी से निकाला जाएगा इस परिवर्तन की वजह से। अब उन्हें यह पता चल चुका है कि इस परिवर्तन की वजह से वह तो नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अनफ्रीजिंग स्टेज में करनी चाहिए। आपको लोगों को बताना चाहिए, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझिए, उनके उत्तर दीजिए, उनको प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरक कीजिए, उनकी आवाज़ को मत दबाइए। बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं कि परिवर्तन लाते हैं लेकिन एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों की भावनाओं पे ध्यान नहीं देते, तो यह गलत है। अनफ्रीजिंग स्टेज में ही अगर आप उनकी भावनाओं पर, उनके विचारों पर, उनके क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और उनका उत्तर देंगे, तो यकीन मानिए आपके कर्मचारी आपके साथ रहेंगे, चाहे वह परिवर्तन विफल हो चाहे सफल हो। तो कम्युनिकेशन में हमेशा याद रखिए कि पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। ये नहीं कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता रहे। मैं तो यह भी कहूँगी कि कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके साथ कुछ तो अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन कुछ शायद उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो आप वो भी साझा करिए। अब आप कहेंगे कि वो क्यों साझा किए जाएं, वो साझा करेंगे तो लोग कहाँ से परिवर्तन करेंगे? अरे उनको साझा करिए और उसके लिए भी पॉलिसीज़ कुछ सोचिए कि कैसे उनको हम एक अपनी पॉजिटिव, एक सकारात्मक रूप में लेकर आ सकते हैं। अगर आप उन्हें छुपाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम अनफ्रीजिंग स्टेज की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या बात करी कि आप कम्युनिकेट करिए, जागरूकता पैदा करिए, यह समझिए क्यों ज़रूरी है और लोगों के कंसर्न्स, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपने कर्मचारियों के। उनसे छुपाइए मत चीज़ें, और उन्हीं में से लोगों को देखिए कि कौन से आपके चेंज के लिए हितधारक हैं, कौन से आपके साथ हैं। उनको प्रेरित करिए आगे और लोगों को समझाने के लिए। तो यह थी पहली स्टेज। जब हमने बर्फ़ के टुकड़े की बात करी थी तो हमने सबसे पहले क्या किया, जब हमें आकार बदलना था हमने उसको मेल्ट किया, पानी में लेकर आए।
पानी के रूप में लेकर आए, तो वो होता है अनफ्रीजिंग। हमने अनफ्रीज किया है। अभी हमने चेंज के वक्त, परिवर्तन लाने से पहले हमने अपने लोगों को, कर्मचारियों को, सिस्टम्स को, प्रणालियों को अनफ्रीज किया है। हमने उन्हें बताया कि क्यों गलत है वर्तमान प्रणाली या वर्तमान कोई भी चीज़ जिसके लिए हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे चेंजिंग स्टेज की। ये दूसरा चरण होता है। जैसे ही आपने अनफ्रीजिंग स्टेज की बात करी, शीघ्र ही चेंजिंग स्टेज पर आइए। बीच में कोई हॉल्ट मत लीजिए, रुकिएगा नहीं। अगर आप रुक गए तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चेंजिंग स्टेज जो होती है, ये कंपनी की संगठनात्मक संरचना, व्यावसायिक प्रथाओं, स्टाफिंग या अन्य क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन लागू किए जाने के लिए होती है। कोई भी गलतफहमी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कर्मचारियों के बीच में है, अफवाहें हैं, तो उनको एड्रेस करिए, उनका कुछ ना कुछ निदान करिए। उनको ऐसे ही मत चलने दीजिए, क्योंकि अगर वो ऐसे चलेंगी अफवाहें तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आने वाली है। थोड़ा सा आपको खुद भी एज अ चेंज लीडर आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अपने लोगों को, कर्मचारियों को समझा दिया, उन्हें बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, अब चेंज अपने आप आ जाएगा। नहीं, आपको हर स्टेज पर, जब तक कि वो चेंज रीइंफोर्स ना हो जाए, तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि चेंज अपने आप आ जाएगा। चेंजिंग स्टेज में भी आपको बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चेंज आ रहा है उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये देखिए साथ साथ। क्योंकि अगर आप साथ साथ उसके प्रभाव को देखेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रभाव सही नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए आप वहीं पर एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि बाद में देखेंगे कि क्या होगा। साथ ही साथ जब हम चेंजिंग की स्टेज की बात करते हैं तो दिन प्रतिदिन दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए लाइन प्रबंधक जो होते हैं उनको भागीदार बनाइए, क्योंकि सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। एक चेंज लीडर एक सोच रख सकता है, उस सोच को प्लान कर सकता है, लेकिन हर चीज़ वो अपने आप नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको लाइन मैनेजरों की, लाइन प्रबंधकों की मदद लेनी चाहिए और उनके माध्यम से आप अपने चेंज को इम्प्लीमेंट करवाइए। इसके साथ मैं कहूँगी कि रोल मॉडल की पहचान करिए। रोल मॉडल, देखिए, एक चेंज लीडर हैं आप तो रोल मॉडल हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कर्मचारियों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे परिवर्तन के लिए। उनको दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाइए और साथ ही साथ आप खुद भी दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए। ऐसा नहीं कि आपने तो परिवर्तन, आपने तो कहा अपने कर्मचारियों को कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट यूज़ करो डेटा शेयर करने के लिए, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है ऑर्गेनाइजेशनल ड्रीमिंग, यानी कि संगठनात्मक सपने। जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने कर्मचारियों को वह सपना दिखाइए कि वह किस स्टेज से किस स्टेज तक पहुंचेंगे अगर वह ये परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि अगर वो आपके कर्मचारी भी आपके साथ मिलकर यह सपना देखने लगे तो वह आपके साथ मिलकर कार्य भी करेंगे। लेकिन वहीं वो अगर इस प्रोसेस में नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अनफ्रीजिंग स्टेज में कहा था कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, संचार आपस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चेंजिंग स्टेज में भी जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती जा रही हैं तो उसका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही सशक्त होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं चाहिए, सबको बताइए। अगर कहीं पर आप किसी स्टेज पर विफल हो रहे हैं तो वह भी अपने कर्मचारियों से साझा करिए, क्योंकि उन्हीं में से लोगों को समझ आएगा कि अच्छा, अगर हम इस पर विफल हुए हैं तो कैसे और कार्य किया जा सकता है कि हम विफल ना हों। तो
चेंजिंग स्टेज में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसी के अलावा चेंजिंग स्टेज में जब हम बात करते हैं तो परिवर्तन प्रबंधन कार्यशालाओं का आयोजन करिए। जो मैंने आपको अनफ्रीजिंग स्टेज में कहा था कि अगर लोगों के, कर्मचारियों के ये कंसर्न्स हैं कि हमें तो यह कौशल आता नहीं है, हमें तो ये स्किल सेट नहीं आता जो कि परिवर्तन के लिए ज़रूरी है, तो क्या होगा हमारा। तो आप के लिए मैंने कहा था कि आप उनके लिए ट्रेनिंग करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे। तो अब वही कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स उनके लिए करवाइए, जिससे वह नए स्किल सेट को सीखकर परिवर्तन को ला सकें। अगर आप उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको समझाइए, जिससे कि वह सशक्त हो सकें अपने स्किल सेट को डेवलप करने में। और यकीन मानिए, अगर उनका स्किल सेट डेवलप हो जाएगा तो वह आपके साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ पर उन्हें यह भय रहेगा कि उनके पास ये स्किल सेट नहीं है, तो वह चेंज चाहेंगे भी नहीं, वह परिवर्तन नहीं चाहेंगे। जब हम चेंजिंग स्टेज की बात करते हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो इसी के थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं, आप अपने कर्मचारियों को और सशक्त कर पा रहे हैं और एम्पावर कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप उनको एम्पावर करेंगे वो और प्रोत्साहित होते हैं, और कर्मचारी अगर प्रोत्साहित है तो आपके साथ है। अगर मैं चेंजिंग स्टेज में बात करूं तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने परिवर्तन पूरे ढंग से पा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप आगे बढ़े होंगे। तो ये जो होती है छोटी छोटी जीत, उसको आप एक्नॉलेज करिए, आप लोगों के साथ साझा करिए कि हम इस स्टेज पर पहुंच गए अपने परिवर्तन के, हम दूसरे स्टेज पर पहुंच गए हैं, हमने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं, हमने क्या नहीं हासिल किया उस पर फोकस ना करते हुए हम अभी तक क्या क्या चीज़ें हासिल कर चुके हैं, आप उस पर फोकस करिए। आपका फोकस अगर उस पर होगा तो आपके लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा कि देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, आगे अभी हमें जाना है। लेकिन बार बार अगर आप इसी पे फोकस रखेंगे कि हम ये नहीं कर पाए हैं, अभी ये नहीं कर पाए हैं, ये चीज़ रह गई है, उससे ज़्यादा आप अपनी जो आपकी जीत हो चुकी है छोटी छोटी, उनको आप सेलिब्रेट करिए। जब हम 3 स्टेज थ्योरी की बात करते हैं तो अनफ्रीजिंग में ज़्यादातर बातें इसी पर हैं कि आप सशक्तिकरण करिए, आप कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करिए। और चेंजिंग स्टेज में जब हम बात करते हैं तो हम उनके एम्पावरमेंट की, हम उनकी ट्रेनिंग की, हम उनके कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी स्टेज पर, जो है रीफ्रीजिंग स्टेज। रीफ्रीजिंग स्टेज तीसरी स्टेज होती है, यानी कि अब तक परिवर्तन आ चुका है, जो चेंज आप लेकर आना चाहते थे वो चेंज आ गया है। अब उस चेंज को, अब उस परिवर्तन को स्टेबलाइज करना है, जिससे कि आपके कर्मचारी फिर से वापस ना चले जाएं अपने पुराने तरीकों पर, पुरानी कार्य प्रणालियों पर, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि परिवर्तन तो आ जाता है, लेकिन फिर परिवर्तन के बाद लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे और लोग फिर से अपने पुरानी कार्य प्रणालियों पर वापस चले जाते हैं। तो ये देखिए कि अब किस तरीके से आप अपने कार्यबल की नई यथास्थिति, यानी कि स्टेटस क्यो को मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लोगों को इंसेंटिव्स दें। जो कर्मचारी अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उस परिवर्तन के साथ, तो आप उनको इंसेंटिव्स दीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए। देखिए, इंसेंटिव्स हमेशा ये नहीं होता कि मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, बहुत बार नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी इंसेंटिव्स होते हैं। तो जब हम रीफ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो लक्ष्य किसी भी संदेह या प्रतिरोध को खत्म करना है। मतलब कोई भी अगर छोटा सा संदेह भी रह गया है, कुछ लोग भी आपके संगठन में अभी रह गए हैं जो अभी भी इस परिवर्तन को नहीं मानते हैं, मतलब रेजिस्ट करते हैं, तो उसको पूरी तरीके से हटाइए। आइडेंटिफाई करिए, उसका विश्लेषण करिए और उसको हटाइए। क्योंकि अगर कुछ कर्मचारी भी रह गए तो
कहीं ना कहीं आपके संगठन की संस्कृति खराब हो जाएगी, उसको पल्यूट करेंगे। तो अगर जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, यदि परिवर्तन करने वाले नेता संगठनात्मक संस्कृति में परिवर्तन को सुदृढ़ करने में विफल होते हैं, तो लोग फिर से पुरानी उस पर चले जाते हैं, जिस तरीके से पुरानी तरीके से कार्य करते थे, तो वे अपने पिछले व्यवहारों पर ही लौट सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप कर सकते हैं? आप अर्ली एडॉप्टर्स, यानी कि जो लोग जल्दी अपनाते हैं परिवर्तन को, उनको कुछ भी बेनिफिट्स दीजिए, चेंज चैंपियंस बनाइए, बदलाव के चैंपियंस बनाइए, उनको पुरस्कृत करिए, उनकी सराहना करिए लोगों के सामने, अपने दूसरे और कर्मचारियों के सामने। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है। तो साथ ही साथ जब हम रीफ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो नियमित रूप से अपने कर्मचारियों का फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया लें। इससे आपको यह पता चलेगा कि अभी और क्या चीज़, क्या डिमांड है उनकी, क्या प्रशिक्षण चाहते हैं, क्या ट्रेनिंग चाहते हैं, क्या और चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। तो अगर आप उनकी बातों को, इनको फीडबैक को लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे, तो आप ये सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे और अपने परिवर्तन को सुचारू रूप से लेकर आ पाएंगे। साथ ही साथ कुछ मात्रात्मक मैट्रिक्स बनाइए, क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स बनाइए कि किस तरीके से सफलता को मापने और प्रगति को संप्रेषित किया जा सकता है। उसके लिए कुछ क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स डिज़ाइन करिए। और जैसा कि मैंने चेंजिंग स्टेज में कहा था कि छोटी छोटी जीत को भी आप उसका जश्न मनाइए। तो जब पूरी तरीके से आप सफलता मिल चुकी है, तो आप उसका जश्न तो बिल्कुल मनाइए। अब अगर हम बात करें लेविन का मॉडल, तो देखिए लेविन का मॉडल कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्किल सेट, लोगों के कौशल में कुछ बदलाव लाना है, आपको कुछ अपने संगठन की प्रणालियों में, प्रतिक्रियाओं में, संरचनाओं में आपको बदलाव लाना है, तो आप लेविन का मॉडल इस्तेमाल करिए। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग स्टेज के लिए आपको कल्चर, संस्कृति बदलनी है, आपको कहीं ना कहीं कुछ नया उत्पाद, कोई प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस लेकर आनी है, ये परिवर्तन आपको लाने हैं, तो आप लेविन का मॉडल इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा किसी भी संगठन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं लेविन्स के मॉडल की, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि परिवर्तन का विरोध तो होता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इसके साथ साथ अगर आपका लीडरशिप सपोर्ट, नेतृत्व समर्थन का अभाव है, तो लेविन का मॉडल नहीं उस पर काम कर पाता। उसके अलावा रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, संसाधन नहीं है, संचार खराब है आपकी कंपनी में, संगठन में, ट्रेनिंग नहीं है, अपर्याप्त प्रशिक्षण है, तो लेविन का मॉडल कार्य नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रोनाल्ड लिपिट के परिवर्तन मॉडल की। रोनाल्ड लिपिट पहले कर्ट लेविन के छात्र थे, फिर वो उनके साथ उनके सहयोगी बने, सहकर्मी बने, और उन्होंने भी एक चेंज मॉडल दिया जिसको हम रोनाल्ड लिपिट के चेंज मॉडल के नाम पे जानते हैं। इनके चेंज मॉडल में 7 चरण थे, जैसे कि हमने लेविन के में पढ़ा। लेविन के चेंज मॉडल में 3 चरण थे, लेकिन इनके में 7 चरण थे। और कहा तो यही जाता है कि इनके जो 7 चरण हैं वो कहीं ना कहीं लेविन के ही 3 चरणों को दर्शाते हैं, लेकिन और डिटेल में। जब हम रोनाल्ड लिपिट के चेंज मॉडल की बात करते हैं, तो प्रथम चरण ये कहता है कि आप जो भी समस्या है उसको डायग्नोस करें, उसका निदान करें। उसके बाद द्वितीय चरण जिस पर बात करता है वह होती है कि परिवर्तन के लिए प्रेरणा और क्षमता का आंकलन करें। अगर जब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमने जैसे कि लेविन के मॉडल में पढ़ा था कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, कम्युनिकेट करिए। तो कहीं ना कहीं द्वितीय चरण भी उसी के बारे में बात करता है कि आप ये देखिए कि आपके लोगों में क्षमता है बदलाव की, क्या उनके पास स्किल सेट है। नहीं है तो आप प्लान करेंगे कि कौन से स्किल सेट्स डेवलप किए जाएं। तो ये देखिए कि क्या आपके लोग मोटिवेटेड हैं, प्रोत्साहित हैं, क्या आपके लोग प्रेरित हैं, कर्मचारी प्रेरित हैं, क्या उनके पास क्षमता है ये बदलाव लाने की। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके
कर्मचारियों में वो स्किल सेट, वो क्षमता, वो सोच ही नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा बदलाव लेकर आना चाहें या परिवर्तन लेकर आना चाहें, उसका कोई फायदा नहीं है। तृतीय चरण में रोनाल्ड लिपेट कहते हैं क्लाइंट सिस्टम समस्याओं का निदान। यहाँ पर जब हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट कहीं ना कहीं कौन हुआ, जिसके लिए आप चेंज ला रहे हैं। तो रोनाल्ड लिपेट ये मानते हैं कि एक चेंज एजेंट है जो ये मॉडल को लगा रहा है। तो सबसे पहले वो एक ओवरऑल प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, फिर वह ये मापता है दूसरे चरण में कि भाई वहाँ के लोगों में क्या क्षमता है, क्या प्रेरणा है उस बदलाव को लेकर, फिर वह और डिटेल में जाकर उस क्लाइंट की, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संस्था की, उस संगठन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसका विश्लेषण करता है समस्या का, कि कौन कौन सी जगहों पर समस्या है, किस कार्य प्रणाली में समस्या है, किस प्रतिक्रिया में समस्या है, किस प्रोसेस में है, किस संरचना में है, यह ध्यान देता है। फिर चतुर्थ चरण में जब हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ समस्या है, तो चेंज एजेंट क्या करता है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाता है, वैकल्पिक मार्ग स्थापित करता है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और एक अच्छा चेंज एजेंट वही होता है जो हर तरीके को इवैल्यूएट करे, वो सिर्फ एक ही तरीके पर ना रह जाए। उस बदलाव को कैसे लाया जा सकता है, उसके बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, फिर वह देखा जाएगा कि कौन सा तरीका हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संस्थान में लाना चाहते हैं। तो जो पांचवा चरण होता है वह होता है इरादों को वास्तविक प्रयासों में बदलना। यानी कि जो भी अब हमने अपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। छठा चरण होता है स्टेबलाइजिंग चेंज, जो कि लेविन के मॉडल में रीफ्रीजिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। कोई भी जब बदलाव आया, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी बदलाव आया तो यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बदलाव को स्थिर कर पाएँ। अगर उसको स्थिर नहीं कर पा रहे, स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग फिर से अपने पुराने व्यवहार पर चले जाएंगे। तो लिपेट ने भी आखिरी में यही बताया कि जो भी चेंज एजेंट है उसको कुछ ऐसे प्रोसेसेस बनाने चाहिए जिससे वह उस परिवर्तन को स्थिर कर पाए। और सातवें चरण में बात की जाती है टर्मिनेटिंग दी रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता खत्म करो। यहाँ पे मतलब है कि अगर चेंज एजेंट वो बाहरी चेंज एजेंट है, बाहर से आया है, कंपनी का नहीं है, किसी और कंसल्टेंट फर्म का है, तो वहाँ पर टर्मिनेट किया जाता है रिलेशनशिप कि अब हमारी समस्या का समाधान हो गया, आप अपने संगठन में जा सकते हैं और हम अपने संगठन को इस रूप से ही आगे चलाएंगे। तो ये थी रोनाल्ड लिपेट की 7 डिफरेंट स्टेजेस, 7 चरण, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवर्तन इस तरीके से आप ला सकते हैं। अब अगर हम बात करें रोनाल्ड लिपेट और लेविन के मॉडल की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये चरण और विवरण की बात करते हैं। रोनाल्ड लिपेट के मॉडल में 7 चरण थे, वहीं लेविन के मॉडल में 3 चरण थे। रोनाल्ड लिपेट ने अपने और चरणों में और थोड़ा विस्तार से बात करी है, उसको और ब्रेक करा है। इसके अलावा अगर हम फोकस की बात करें तो लेविन का मॉडल परिवर्तन की प्रक्रिया पर जोर देता है, और दूसरी ओर लिपेट का जो मॉडल है वो परिवर्तन एजेंट की भूमिका और जिम्मेदारियों पर ज़्यादा फोकस करता है। तभी आपने देखा होगा जब मैं लिपेट के मॉडल की बात कर रही हूँ तो मैं चेंज एजेंट की भूमिका की बात कर रही हूँ कि चेंज एजेंट ये चीज़ करवाएगा, ऐसे करेगा। तो यहाँ पर हम चेंज एजेंट की भूमिका पर ज़्यादा फोकस देते हैं लेविन के मॉडल के कंपैरिजन में।
तो विद्यार्थियों, इस सत्र में जिस पर हमने बात करी, हमने ये जाना कि क्यों परिवर्तन लाने से पहले फोर्स फील्ड एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो कि प्रेरक शक्तियां हैं, जो कि सकारात्मक शक्तियां हैं, आपके चेंज को आगे बढ़ाती हैं, आपके परिवर्तन को आगे की दिशा दिखाती हैं, और कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो उनका विरोध करती हैं। तो यह विश्लेषण ज़रूर करिए जब भी आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं। साथ ही साथ इस सत्र में हमने बात करी है लेविन के मॉडल की, जो कि एक बहुत ही बेसिक मॉडल है और बहुत ही उपयोग में लाया हुआ मॉडल है। बहुत सारे संगठन इसी तरीके से कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने रोनाल्ड लिपिट का मॉडल भी डिस्कस किया और हमने यह भी देखा कि कैसे रोनाल्ड लिपिट का मॉडल और लेविन का मॉडल अलग है और सेम है। अगर हम एक बेस फाउंडेशन की बात करें तो रोनाल्ड लिपिट का जो मॉडल है वो लेविन के मॉडल पर ही आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ आपको यह सत्र अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।